हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर थर्ड है डीई एंड एसएफ यानी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फोर्थ में लेक्चर नंबर 2 है और इसके अंदर हमारे पास बुक कौन सी रहने वाली है, स्पेशल फंक्शंस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखो आज हमारे पास जो लेक्चर नंबर 2 है वो लेक्चर्स 1 का ही कंटिन्यूसली पार्ट है। तो लास्ट लेक्चर नंबर 1 के अंदर ये जो इक्वेशंस नंबर 7 और इक्वेशंस नंबर 8 लिखी हुई है यहाँ तक मैं आपको करवा दिया है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, गॉस हाइपरज्योमेट्री के डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखो हमारे पास टॉपिक कौन सा चल रहा है, गॉस हाइपरज्योमेट्री के डिफरेंशियल से इक्वेशन। और इसके अंदर हम लास्ट इक्वेशंस 8 जो रिकरेंस रिलेशंस निकाल के लाए हैं वो क्या है, n प्लस आर प्लस एल्फा माइनस 1, एन प्लस आर प्लस बीटा माइनस 1, एन प्लस आर इंटू एन प्लस आर प्लस गामा माइनस 1 इंटू सी एन माइनस 1। और इससे पहले हमारे पास इक्वेशन सेकंड में r इज इक्वल टू 0 आ गया एंड r इज इक्वल टू 1 माइनस गामा आ गया। तो अब यहाँ आने के बाद आप लिखेंगे केस फर्स्ट, ठीक है। जैसा मैंने लास्ट ईयर समझाया था, आपको 2 केसेस लिखने हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। क्या करना है भाई, अपने को केस फर्स्ट एंड केस सेकंड रखना है। तो केस फर्स्ट हमारे पास क्या है, अगर मैं r इज इक्वल टू 0 ले लूँ तब, ठीक है। तो केस फर्स्ट है हमारे पास r इज इक्वल टू 0। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 8 यानी ये हमारे पास केसेस क्या है, r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, सी एन इज इक्वल टू एन प्लस, देखो r की जगह रख दिया 0 तो ये कितना बच गया, एल्फा माइनस 1, n प्लस r की जगह रख दिया 0 तो बीटा माइनस 1 अपॉन n प्लस r की जगह 0 रख दिया और ये कितना आ जाएगा, n प्लस गामा माइनस 1। r की जगह हमने क्या रख दिया है 0 और ये हमारे पास क्या आ गया, सी एन माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है भाई, सी एन माइनस 1। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो सी एन इज इक्वल टू आया है इसके अंदर हम n इज इक्वल टू 1 2 3 रखेंगे। तो उससे पहले आप लैंग्वेज लिखोगे कि सो व्हेन n इज इक्वल टू, हमारे पास n इज इक्वल टू 1 2 3 एटसेट्रा, ये हमारे पास क्या हो, द कोफिशिएंट ऑफ ए सॉल्यूशंस ऑफ ए, द कोफिशिएंट ऑफ ए सॉल्यूशंस ऑफ ए हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस, कोफिशिएंट्स ऑफ ए सॉल्यूशंस ऑफ ए हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। यह आ जाएगा हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस। यानी हमें एक बार सी एन इज इक्वल टू क्या रखना है, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर हम 2 रखेंगे, फिर हम 3 रखेंगे। तो ये किस प्रकार से हमारे पास आएंगे, तो कैन बी फाइंड एज, ये आपको लैंग्वेज काम में ले लेनी है कि अगर हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस किस प्रकार से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार मेरे को ये हटाना होगा, इक्वेशंस 8 ये आगे हमारे पास वापस दोबारा से काम में आएगी, या यहाँ से देख लो आप एक बार। हम सबसे पहले क्या रखेंगे, n इज इक्वल टू 1। देखो पुट n इज इक्वल टू 1, पुट, इसमें इक्वेशंस 8 तक आ गए हैं तो आप इसे इक्वेशंस नंबर 9 मान लो, ठीक है। पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 9, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशंस 9। तो रखिए c, n की जगह कितना आ जाएगा 1, n की जगह क्या रखेंगे 1, देखो डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ, या चलो नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे, n की जगह कितना आ गया 1 प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन n की जगह आ गया 1 इंटू 1 प्लस गामा माइनस 1 इंटू में c 1 माइनस 1 इंटू में क्या आ गया हमारे पास c 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये साथ साथ लिखने रहना। जैसे हमने n इज इक्वल टू 1 रखा है तो ये हमारे पास क्या आ गया, c नोट इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल से क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो मैं एक बार भाई यहाँ से रफ कर रहा हूँ अपने पास व्हाइट बोर्ड पे इतनी जगह है, या चलो इधर से देख लो, ये अपने पास इक्वेशंस 9 है। यहाँ हमने क्या रख दिया, c1 इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल, ये मेरे पास आ गया एल्फा, ये आ गया बीटा और ये आ गया मेरे पास नीचे गामा और इधर आ गया सी नोट, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, तो ये आ गया है हमारे पास C1,
ठीक है। अब यहाँ आने के बाद आप एक छोटा सा सिंबल और ध्यान में रखोगे, तो अपनी कॉपी में ही साइड में लिख लो नोट लगा के। देखो कहीं भी अपनी कॉपी में लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं भी लिखो, एक पोचेमर सिंबल है हमारे पास। क्या है? एक पोचेमर सिंबल है। यस, ये आपको नाम एक बार याद रखना होगा, पोचेमर सिंबल। देखो पोचेमर सिंबल क्या कहता है कि अगर आप एल्फा और इसमें छोटा ब्रैकेट लगाओगे और नीचे एन, देखिए ध्यान से, एल्फा और छोटा ब्रैकेट लगा के नीचे लगाओगे एन, इसका मतलब होता है एल्फा, एल्फा प्लस 1, एल्फा प्लस 2 डैश 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 एल्फा प्लस एन माइनस 1 एग्जाम्पल के लिए। और ये आगे इसके बराबर भी होता है गामा एल्फा प्लस एन अपॉन गामा एल्फा अपॉन गामा एल्फा। कोई भी स्टूडेंट्स इसे रूट मत समझ लेना, ये हमारे पास होता है गामा और ये भी सिंबल किसका होता है? गामा का होता है। अभी हमारे पास गामा फंक्शंस क्या है या बीटा फंक्शंस क्या है, इसका हम डिस्कस आगे आने वाले क्वेश्चंस या लेक्चर्स के अंदर करेंगे। तो आप लिख सकते हो ये हमारे पास से गामा फंक्शन है, ये गामा का क्या है? साइन है, फंक्शन का नाम आ रहा है। तो मतलब एल्फा एन इज इक्वल टू एल्फा, एल्फा प्लस 1, एल्फा प्लस 2 से एल्फा एन प्लस एन माइनस 1 तक। सपोज करो जैसे एन के बराबर 1 रखना है तो ऐसे ब्रैकेट लगाओगे, केवल एक स्टेप तक चलना है, ठीक है। एन के बराबर आप 2 लगाओगे तो आपको एल्फा और एल्फा प्लस 1 तक चलना है, यानी 2 रखा तो 2 रखते कितना गया? 2 माइनस 1 एल्फा प्लस 1, तो एल्फा प्लस 1 तक रोक लेना है। जैसे मान लो एल्फा 5 आ गया तो ये कहाँ तक रोकना है? 4 तक रोकना है। एल्फा 1 2 3 और 4, मतलब 5 से एक कम करके और चलाते जाओ। इसी प्रकार एन का क्या आ जाएगा? एल्फा एन इज इक्वल टू एल्फा, एल्फा प्लस 1, एल्फा प्लस 2, एन से एक कम तक आप लेके जाओगे। तो इस चीज़ को आप नोट लगा के लिखोगे कि ये हमारे पास क्या है? पोचेमर सिंबल है। यानी आप देखो इस एल्फा एन में और इस एल्फा एन में फर्क है, ये है असली पोचेमर सिंबल, ये सिंपल एल्फा एन माना जाएगा। तो आप केवल इसको इतना ही उतारना, रफ कॉपी में या अपनी साइड में लिख लो इसी कॉपी में कि ये हमारे पास क्या होता है? पोचेमर सिंबल होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एल्फा, एल्फा प्लस 1, एल्फा प्लस 2 से एल्फा प्लस एन माइनस 1 तक। तो ये तो नोट लगा के हो गया। अब टारगेट क्या है कि आपने जो C1 निकाला है ये एल्फा है, क्या इस एल्फा को मैं एल्फा और ऐसे 1 लगा सकता हूँ? फिर हमारे पास बीटा है, क्या मैं बीटा और 1 लगा सकता हूँ? और ये गामा है, गामा और 1 लगा सकता हूँ। और यहाँ मैंने बोला फैक्टोरियल 1, और ये हमारे पास आ गया C नोट, क्योंकि इसको ओपन करके देखो 1 के लिए लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? एल्फा 1, यानी एल्फा, यहाँ से देख लो एल्फा के 1 लगाएंगे तो केवल एक स्टेप तक चलेगा एल्फा। तो इसी प्रकार बीटा की जगह मैंने बीटा पोचेमर सिंबल 1, गामा की जगह गामा पोचेमर सिंबल 1। आपको पता है फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया C1 इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि C1 इज इक्वल टू पोचेमर सिंबल के रूप में एल्फा 1, बीटा 1, गामा 1, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास n इज इक्वल टू 1। अब देखो दोबारा रखेंगे n इज इक्वल टू 2, किसके अंदर? इसी इक्वेशन नंबर 9 के अंदर। देखो दोबारा से हम क्या रखेंगे? n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशंस नंबर 9 के अंदर, ठीक है। तो आप केसेस इक्वेशंस 8 और इक्वेशंस 9 को ध्यान रखना, दोनों ही इक्वेशंस को हम काम में लेंगे केस सेकंड के अंदर। अभी तो केवल r इज इक्वल टू 0 के लिए ही चल रहा है। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 9, n प्लस एल्फा माइनस 1, n प्लस बीटा माइनस 1, n इंटू एन प्लस गामा माइनस 1 इंटू में C n माइनस 1, ठीक है। ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 9। तो इस इक्वेशन 9 को आप ध्यान में रखना। इससे पहले हम निकाल चुके हैं कि हमारे पास C1 क्या गया है? C1 इज इक्वल टू दिस। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार कि C1 इज इक्वल टू एल्फा 1, बीटा 1, फैक्टोरियल 1, गामा 1 और इंटू में C नोट, ठीक है। अब देखो एक तो n बराबर 1 के लिए इसी प्रकार क्या रखेंगे? अगेन पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशंस 9 वी गेट, इन इक्वेशन 9 वी गेट। फिर से हम n के बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो देखिए ये कितना आ जाएगा? C2, ये कितना आ जाएगा?
2 प्लस एल्फा माइनस 1, 2 प्लस बीटा माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा 2 प्लस गामा माइनस 1, और इनटू में सी 2 माइनस 1। यानी जैसा जैसा इक्वेशन 9 है हमें n की जगह क्या रखना है 2 रखना है। सॉल्यूशंस करो इसका, कितना बचेगा 2 में से 1 गया तो ये बचा एल्फा प्लस 1, ये बचा हमारे पास बीटा प्लस 1, ये हमारे पास बचा 2, और ये गामा प्लस 1, और 2 में से गया ये कितना बचा C1, ये हमारे पास 2 में से 1 गया तो ये C1। अब देखिए हमारे पास C1 की वैल्यू हम अभी अभी निकाल के लाए हैं, चाहे तो C1 की वैल्यू ये रख दो या फिर C1 की वैल्यू आप ये रख दो, ये जो थी एल्फा बीटा अपॉन गामा इंटू सी नोट, इसी को तो हमने पोचेमर सिंबल के रूप में रखा था। देखो जस्ट इसके ऊपर वाली स्टेप्स आप लिखे हुए देखो नोट्स के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा C2 इज इक्वल टू एल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 2 गामा प्लस 1, और ये C1 का मतलब एल्फा बीटा अपॉन गामा इंटू सी, एल्फा बीटा गामा अपॉन सी नोट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई कि देखो एल्फा प्लस 1 बीटा बीटा प्लस 1 फैक्टोरियल 2 या 2 इंटू गामा प्लस 1 और इंटू में सी नोट। देखो एक एल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1, क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि पोचेमर सिंबल क्या होता है एल्फा एन इज इक्वल टू एल्फा प्लस एन माइनस 1 तक। ठीक है, अब देखो n की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो कहां तक चलना होगा 2 माइनस 1 तक, यानी 2 स्टेप तक चलना होगा एल्फा और एल्फा प्लस 1। यानी ये जो एल्फा प्लस 1 है ये पोचेमर सिंबल एल्फा 2 की तरह लिखा जा सकता है। सेम इसी प्रकार बीटा है और सेम इसी प्रकार गामा है। तो और हमारे पास C2 कितना आ गया, तो एल्फा प्लस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं एल्फा पोचेमर सिंबल 2, इसी प्रकार बीटा प्लस 1 को 2 और फैक्टोरियल 2 गामा प्लस 1 को फैक्टोरियल 2 और इंटू में सी नोट। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पोचेमर सिंबल एल्फा 2, ये बीटा 2, ये गामा 2, और 2 को आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 2 और इंटू में क्या है सी नोट है। तो इस प्रकार करके हमारे पास ये क्या आ गया C1 आ गया। अब वापस देखो C2 क्या आया है, आप तो इधर ही लिखे रहने देना। C2 इज इक्वल टू क्या आ गया है एल्फा 2 बीटा 2 फैक्टोरियल 2 गामा 2 और इंटू में सी नोट, इंटू में फिर से क्या गया है सी नोट। इसी प्रकार हम यहाँ फिर से n बराबर 3 रखेंगे 4 रखेंगे और लास्ट में किस में आ जाएंगे n में आ जाएंगे। ठीक है भाई, इसी प्रकार हम n इज इक्वल टू 3 4 5 ये वापस देख लेना पोचेमर सिंबल की तरह रख के, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो आप ऐसे लिखोगे डैश 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 सिमिलरली लगा के, ठीक है डैश 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 सिमिलरली लगा के आप क्या लिखोगे Cn इज इक्वल टू, बताइए क्या आ जाएगा हमारे पास। देखिए 1 है एल्फा बीटा गामा के नीचे 1 लगा हुआ है, 2 है एल्फा बीटा गामा के नीचे 2 लगा हुआ है, फैक्टोरियल भी 2 है, 1 भी फैक्टोरियल 1 है, और इसमें भी सी नोट कॉमन है, इसमें भी सी नोट कॉमन, तो n में भी Cn कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा एल्फा n पोचेमर सिंबल के रूप में, बीटा n फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल n को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और ये गामा n, और इसके अंदर भी सी नोट, इसके अंदर भी सी नोट। कभी कभार ऐसा होता है कि C1 को सी नोट लिख दिया, C2 को C1 लिख दिया और इसको n-1 मत लिख देना, सभी में सी नोट है तो ये इंटू में सी नोट आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 10। ठीक है भाई, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 Cn इज इक्वल टू एल्फा n बीटा n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू गामा n। तो ऐसे करके हमें इसे आर्बिट्री कांस्टेंट Cn का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, तो ऐसे करके लाएंगे तब जाके हमारे पास काम चलेगा कि केस फर्स्ट में हमारे पास क्या आ गया Cn इज इक्वल टू एल्फा n बीटा n, और ये आ जाएगा फैक्टोरियल n, ये आ जाएगा हमारे पास गामा n और इंटू में सी नोट। ठीक है, अब ये वैल्यू उठाओ और शिफ्ट करो, याद करो कहाँ रखनी है इसको इक्वेशन नंबर 2 में। यस, इक्वेशन नंबर 2 याद करो। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास से, जो फ्रोबेनियस ने माना था n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और Cn x माइनस 0 की पावर n प्लस r। मैंने स्टार भी लगवाया था ऐसे करके कि फ्रोबेनियस इक्वेशंस को जो अनुमान के आधार पे स्टार्टिंग में जो वैल्यू
हमें दिया था वो यही है, और इसमें Cn की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लैंग्वेज में लिख देना, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Cn, क्या लिखोगे भाई, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Cn फ्रॉम इक्वेशंस 10 into equation 2 we get. Now putting the value of Cn from equations 10 into equations 2 we get. तो ये थी हमारे पास equations 2, अब मैं 0 हटा रहा हूँ तो ये कितनी आ जाएगी, n प्लस r। तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और Cn की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा n, बीटा n, फैक्टोरियल n, गामा n इंटू में C नोट, और अक्स की पावर n प्लस r, और अक्स की पावर n प्लस r, रुक जाओ एक बार, अक्स की पावर n प्लस r। बट आप ध्यान दो, ये हमारे पास केस फर्स्ट चल रहा है, और केस फर्स्ट में क्या है, r इज इक्वल टू 0। केस फर्स्ट में क्या है, r इज इक्वल टू 0, तो इस r की जगह भी आप क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 साइड में लिख देना कि चूंकि r इज इक्वल टू 0 केस फर्स्ट, ताकि आपके याद रह जाए, और एग्जामिनर में भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कतें नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास एक प्रकार से गॉस हाइपरजोमेट्रिक का फंक्शंस। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, एक सिंबल के तौर पे ढालेंगे। ठीक है भाई, अब इसे हम क्या करेंगे, एक सिंबल के रूप में लेंगे। इसको कैसे लिख सकता हूँ कि देखो n के ऊपर डिपेंड करेगा, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो n इसमें है, C नोट में नहीं है, C नोट कॉमन ले लो। इनटू में क्या आ जाएगा, समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा n, ये आ जाएगा बीटा n, और ये आ जाएगा फैक्टोरियल n, ये गामा n, और इनटू में अक्स की पावर n, इनटू में अक्स की पावर n। और यही इक्वेशंस हमारे पास क्या कहलाती है, गॉस हाइपरजोमेट्रिक, ध्यान देना डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, फंक्शंस कहलाती है। ठीक है, यही इक्वेशंस हमारे पास क्या कहलाती है, इक्वेशंस नंबर में इसे नाम दे देता हूँ 12 है, शायद हम इक्वेशंस नंबर 10 तक आ चुके हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 11 हो जाएगी, है ना। ये इक्वेशंस 11 है, या तो आप इस इक्वेशंस को ऐसे रहने दो, देखो बहुत ही ध्यान से समझना है। अब हम इसको एक सिंबल के तौर पे लिखेंगे, और साइड में लिखोगे कि वेयर अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमारे पास अल्फा बीटा गामा क्या है, कांस्टेंट है। कौन से, ये अल्फा बीटा और गामा, और इनटू में क्या है, अक्स की पावर n है। ओके, अब इसे दूसरा हम एक नया सिंबल देंगे, तो ध्यान रखना दूसरा सिंबल और लगा के लिखोगे, y इज इक्वल टू C नोट छोड़ दो, C नोट छोड़ दो। इसको हम लिखेंगे जब जब आपके पास ऐसी कंडीशन हो, समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, पोचेमर सिंबल पोचेमर सिंबल पोचेमर सिंबल, एक फैक्टोरियल, और इनटू में अक्स की पावर कुछ n। तो उस वक्त आपको यहाँ लिखना है कैपिटल F, समझ लेना ध्यान से इसको लिखने का तरीका, कैपिटल F, इसके लेफ्ट साइड में नीचे 2 लगाओगे और इस साइड में 1 लगाओगे, और यहाँ लिखोगे अल्फा बीटा गामा और अक्स। एक बार समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली चीज़ क्या है। एक तो 2F1 को देखो, 2F1 ऐसे लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे, ये गलत है, ऐसे भी नहीं लिखोगे, ये भी गलत है। मतलब दोनों लेफ्ट की साइड में नीचे होना चाहिए, राइट की साइड में नीचे होना चाहिए, ये अलग बात है और ये अलग बात है। तो लेफ्ट में 2 लिखोगे और ये 1 लिखोगे। क्यों लिखेंगे ये भी समझाएंगे कि सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, कैपिटल F लिखना है। एक F का मतलब है कि स्पेशल फंक्शंस है। ऊपर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, देखो ऊपर हमारे पास अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट है, ध्यान से देखना, अल्फा बीटा गामा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ऊपर कितने कांस्टेंट हैं, एक तो ये रहा, और पोचेमर सिंबल में एक ये रहा, 2 हैं, तो लेफ्ट साइड में इसके क्या लगा दो, 2। नीचे देखो कितने हैं, पोचेमर सिंबल के रूप में होना चाहिए, ओनली 1 है, तो ओनली 1 है। ऐसे नहीं कि मतलब कभी कभार ऐसे भी आ जाएगा कि अल्फा प्लस गामा -1,
एन और बीटा प्लस गामा माइनस 1n। तो कभी आप काउंट कर लो कि अल्फा बीटा गामा, ये देखना एक पो चेम्बर सिंबल ये, एक पो चेम्बर सिंबल ये, तो लेफ्ट में क्या लगाएंगे 2, नीचे कितना है 1। तो पहले कंटिन्यूसली चलने दो अल्फा को और बीटा को। अब जैसे ही नीचे आ जाता है तो यहाँ सेमी कोलन का साइन लगेगा। यस, यही समझने वाला इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, यहाँ क्या लगेगा, ऐसे सेमी कोलन लगेगा। यानी इनके बीच में कैसे कैसे सिंबल आएंगे वो तो आप ऐसे समझो कि हमारे पास ऊपर कितने पोचेमर सिंबल हैं, 2 हैं, नीचे कितने हैं 1 है। तो पहले 2 को लिखो, कौन कौन सा है, एक तो अल्फा के लिए है, फिर कोमा लगाओगे, दूसरा किसके लिए है, बीटा के लिए है। ठीक है, फिर नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे की ओर आ रहा है तो सेमी कोलन का साइन लगा दो। सेमी कोलन ऐसे होता है, ऊपर डॉट और नीचे कोमा। फिर क्या आ गया गामा, तो 2 ऊपर आ गए और 1 नीचे आ गया। फिर बचता है वेरिएबल, इसको भी सेमी कोलन के ही रूप में लिखोगे और अक्स ऐसा का ऐसा, एन नहीं लगाना है, एन अपने आप ही इस सिंबल के अंदर छुप गया है। मतलब एफ ही बताना चाह रहे हैं कि जब 2 और 1 लिखी हैं तो ये एक प्रकार से पोचेमर सिंबल का ही काम करेंगे। तो इसको भी आप दोनों को ही मिक्स मान लो, ये इक्वेशंस नंबर 11 है। ठीक है, और मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो कि इक्वेशंस 11 इज नॉन एज, इक्वेशंस 11 इज नॉन एज गॉस हाइपरज्योमेट्रिक, गॉस हाइपरज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, फंक्शंस कहलाती है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं, ये हमारे पास फंक्शन से कहलाती है। ठीक है, तो एक तो आपने सीखा इसके अंदर पोचेमर सिंबल कैसे बनाना है, और दूसरा किस प्रकार से हम सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट या ऐसे बोल देना 2F1 और समझ जाना कि हमारे पास नीचे की साइड में लगेंगे। तो 2 है, ऊपर 2 पोचेमर सिंबल, 1 है, नीचे 1 पोचेमर सिंबल, और जैसे नीचे आएगा कोमा लगा के लिख देंगे और गामा लिख दिया, फिर इसके भी सेमी कोलन। तो ये तो कोमा का साइन है और ये हमारे पास किसके साइन आ गए, सेमी कोलन के साइन आ गए। अगर आप बुक में देखोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा सब में कोमा ही लगा रखा है, ये डॉट क्यों लगा रखा है। अलग अलग डॉट का हमारे पास अलग अलग मतलब है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक बार रफली आइडिया देता हूँ आपको, आप खुद ही समझ जाओगे कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, जैसे रफली आइडिया ऐसे हो गया कि अगर मेरे पास ऐसे आ जाए कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एल्फा n, ये आ जाएगा हमारे पास बीटा n, ये आ जाएगा गामा n, और ये आ गया x की पावर n। तो इसको कैसे हम सिंबल के रूप में लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी है, अंदर हमारे पास पोचेमर सिंबल है, अंदर हमारे पास पोचेमर सिंबल है, n फैक्टोरियल में लगेगा। तो आप पहले f लगाइए, ऊपर कितने हैं 1, तो लेफ्ट साइड में 1, नीचे कितने हैं 2, तो नीचे कितने आ जाएंगे 2। अब देखो ध्यान से, पहले क्या आ जाएगा एल्फा, एक पोचेमर सिंबल। अब नीचे जैसे ही आ रहे हैं आप सेमी कोलन लगा दो, मतलब यहाँ 2 आने के बाद क्या लगा दिया सेमी कोलन, यहाँ 1 आने के बाद क्या लगा दिया सेमी कोलन। अब क्या है, नीचे कितने हैं 2, बीटा और गामा। अब यहाँ मत लगा देना क्योंकि दोनों कंटिन्यूसली चल रहे हैं, बीटा और गामा, फिर सेमी कोलन और ये एक्स। ठीक है, तो इसके यहाँ लगा, यहाँ कोमा और यहाँ लगा। तो ये तो सब आप इसमें देख के समझ जाओगे कि 2 भी लगातार चल रहे हैं, 3 कंटिन्यूसली तो 3 चलने दो, 1 है तो 1 चलने दो। मान लो ओनली ऐसे ही आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, एक एल्फा है, फिर जस्ट नीचे शुरुआत होते ही सेमी कोलन लगा दो, बीटा है, और फिर ये सेमी कोलन लगा के x की पावर n को अलग दिखाना है। ठीक है, तो कुछ में कोमा लगेगा, कुछ में सेमी कोलन लगेंगे, कुछ में 2 के बीच में कोमा, 2 के बीच में सेमी कोलन, मतलब लास्ट सेमी कोलन अलग से आ जाएगा। जैसे नीचे डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर या अंश और हर चेंज होते हैं तो इसके बीच में आप सेमी कोलन का साइन लगा दोगे। ठीक है, तो ये याद रखोगे कि ये इक्वेशंस 11 है। इक्वेशंस 11 C0 टू F1 एल्फा बीटा गामा x इज नोन एज गॉस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। यस, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, गॉस है हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। अब देखो हमारे पास एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। अब हमारे पास सेकंड केस क्या है, केस फर्स्ट हम r इज इक्वल टू 0 लेके कर चुके हैं, जो हमारे पास इक्वेशंस 8 को लेके चले थे। अब आप लगाओगे हेडिंग केस सेकंड, इक्वेशंस नंबर 11 के बाद में, तो अब हमारे पास हेडिंग लगेगा केस सेकंड। ठीक है, तो ये इक्वेशन 7 और 8 मैंने पहले लिख ली, ये आपके नोट्स में लिखी हुई है कि r इज इक्वल टू 0 को तो हमने केस फर्स्ट लेके चला था।
ठीक है। अब r इज इक्वल टू क्या रखेंगे अपन 1 माइनस ए गामा, किसके अंदर रखेंगे, इस इक्वेशन नंबर 8 के अंदर। तो आप हेडिंग डालो केस सेकंड, और केस सेकंड क्या कहेगा, r इज इक्वल टू 1 माइनस ए गामा, ठीक है। अब r इज इक्वल टू 1 माइनस गामा कहाँ रखेंगे, पुट इन इक्वेशन से 1। तो पुट r इज इक्वल टू 1 माइनस गामा इन इक्वेशन नंबर 8। देखो पहले भी इक्वेशन 8 में रखा था और अब भी किस में रखेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 8 के अंदर। देन वी गेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे इसके अंदर रखेंगे r इज इक्वल टू 1 माइनस ए गामा, तो ये आ जाएगा Cn इज इक्वल टू n प्लस r की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस गामा प्लस एल्फा माइनस 1। इसी प्रकार मल्टीप्लाई में n प्लस r की जगह आ जाएगा 1 माइनस गामा प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन n प्लस r की जगह आ जाएगा 1 माइनस गामा, n प्लस r की जगह फिर से 1 माइनस गामा और प्लस गामा माइनस 1, ठीक है। तो एक रिजल्ट तो हम ये निकाल ही लेके आ गए थे, y इज इक्वल टू सी नोट 2f1, और इसका भी मतलब समझ गए थे कि हमारे पास पोचेमर सिंबल का क्या मतलब रहेगा, एल्फा एन बीटा एन। तो ये क्या आ जाएगा, ये एल्फा ये बीटा, फिर सेमीकोलन का साइन गामा और फिर सेमीकोलन का साइन एक्स। तो इक्वेशंस 11 के बाद आपको ये लिखना है कि केस सेकंड, और ध्यान में कौन सी इक्वेशन रखनी है, इस इक्वेशन नंबर 7 से, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड कहाँ रख दिया मैंने, इस इक्वेशन नंबर 8 के अंदर, ठीक है। तो जिस प्रकार आपने पहले वाली इक्वेशंस में प्रोसेस अप्लाई किया, ठीक उसी प्रकार इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। तो r इज इक्वल टू 1 माइनस गामा इधर रख लिया है, तो आपको ये नहीं लिखनी है, ये पीछे आपकी लिखी हुई है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सॉल्यूशंस करेंगे और इसका भी एक पोचेमर सिंबल्स के रूप में ही आंसर्स लाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको 1 से 1 कटता हुआ दिखाई देगा, यस यहाँ भी 1 से 1 कटता हुआ दिखाई देगा, बट आपको यहाँ ध्यान रखनी है, स्टेप काटना नहीं है। यहाँ क्या करना भाई, आपको काटना नहीं है, इसको छोड़ दो आप एक बार कि 1 माइनस गामा प्लस एल्फा। देखिए इसको ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए, 1 माइनस गामा प्लस एल्फा प्लस n माइनस 1, और एक तो ये मल्टीप्लाई में है, एक ही बात है ना। देखो n प्लस 1 माइनस गामा प्लस एल्फा माइनस 1, क्यों लिख रहा हूँ ये अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसके अंदर भी लिखेंगे 1 माइनस गामा प्लस बीटा, और ये n माइनस 1, मतलब हमें इस n माइनस 1 को अलग ले लेना है। तो ये n और ये माइनस 1, ये n और ये माइनस 1, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, n प्लस 1 माइनस गामा, और यहाँ देखिए इस गामा से गामा को कैंसिल कीजिए, 1 से 1 को आप कैंसिल कीजिए। इस n को मैं पहले लिख रहा हूँ, इस n को मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ, और इनटू में ये जो n है, देखिए ये जो n प्लस 1 माइनस गामा है, इसको मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, n प्लस 1 माइनस गामा, ठीक है। अब यहाँ भी आके हमें थोड़ा सा इसके अंदर सुधार करना है कि n इज इक्वल टू n प्लस 1 माइनस गामा। अब अपने को क्या करना है कि कुछ सिंबल से, मतलब मैं चाहता तो इस 1 से 1 को काट सकता था, ये भी लिख सकता था कि n माइनस गामा प्लस एल्फा, बट हमें आगे चल के पोचेमर सिंबल्स में इसको कन्वर्ट करने हैं, इसलिए हमने इस 1 को 1 ही रहने दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो सिंबल है इसको मैं एल्फा डैश लिख रहा हूँ। तो देखो ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे, एल्फा डैश प्लस n माइनस 1, इसको हम लिखेंगे पूरे को बीटा डैश प्लस n माइनस 1, ऐसा कैसा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, n और गामा डैश, n और गामा डैश प्लस n माइनस 1, गामा डैश प्लस n माइनस 1 वेयर, साथ साथ लिख के दिखाना होगा। मतलब ये जो 1 माइनस गामा प्लस एल्फा है, इसको मैंने एल्फा डैश लिख दिया, इसको मैंने क्या लिख दिया, एल्फा डैश, और एक्चुअली एल्फा डैश किसके बराबर है, 1 माइनस गामा प्लस एल्फा के, किसके बराबर है भाई, 1 माइनस गामा प्लस एल्फा की, और इसको छोड़ दिया ऐसा कैसा, n माइनस 1। इसी प्रकार 1 माइनस गामा प्लस बीटा है, इसको हमने लिख दिया बीटा डैश के बराबर। तो बीटा डैश इज इक्वल टू 1 माइनस गामा प्लस बीटा, तो इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास, बीटा डैश आ गया। ये ऐसा कैसा, n की जगह ऐसा कैसा, n प्लस 1 माइनस गामा, जबकि मैंने गामा डैश लिखा है, तो वेयर लिखेंगे गामा डैश इज इक्वल टू 2 माइनस गामा,
गामा डैश इज इक्वल टू 2 माइनस ए गामा क्यू करके देखो इसको। कहने का मतलब यहां से समझो एक बार, जो हमारे पास n+1 माइनस गामा है, ठीक है भाई बात को समझिए। यहाँ हमारे पास क्या है n+1 माइनस ए गामा है, यहाँ हमारे पास n-1 आ रहा है, यहाँ हमारे पास n-1 आ रहा है। तो यहाँ भी मैं n-1 बनाने की कोशिश करूँ, तो 1 बनाने की कोशिश के लिए 1 जोड़ दो और 1 को घटा दो, ठीक है। तो ये कितने हो गए, इस n को और -1 को ले लो और 1 और 1 2 और माइनस ए गामा प्लस, इसको मैंने बोल दिया गामा डैश प्लस n-1। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, गामा डैश प्लस n-1, क्योंकि यहाँ n-1 आया है, यहाँ भी n-1 आया है, तो यहाँ n+1 की जगह n-1 आ जाए ताकि सिमिलर मैच हो जाए। तो गामा डैश इज इक्वल टू क्या बच गया, 2 माइनस ए गामा। तो गामा डैश इज इक्वल टू क्या बच गया, 2 माइनस ए गामा। और बस इसी छोटी सी बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आके आप देखो क्या ध्यान में रखोगे, जैसे केस सेकंड में आओगे, पुट r इज इक्वल टू 1 माइनस गामा, उस कंडीशंस में आपको यहाँ 1 से 1 काटना नहीं है, सभी के अंदर आप n-1 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 बनाइए। ओके, तो ये आ गया हमारे पास है Cn इज इक्वल टू, और इनटू में साथ साथ क्या चल रहा है भाई, ये भी लगाना भाई, भूल मत जाना, इनटू में Cn-1 चल रहा है साथ, ठीक है। इनटू में हमारे पास क्या चल रहा है, Cn-1 चल रहा है, आप देख सकते हैं इक्वेशंस नंबर 8 के अंदर। तो आप इस Cn-1 को भूल ना जाना, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, अल्फा डैश प्लस n-1, ये हमारे पास बीटा डैश प्लस n-1, और ये आ गया अपॉन n गामा डैश प्लस n-1। इसको आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 12। इसको अपन क्या नाम दे देंगे भाई, इक्वेशंस नंबर 12, जो मैं एक बार ऊपर लिखने की कोशिश करता हूं ताकि अपन नीचे कुछ वैल्यूज वगैरह को इजीली निकाल सकें, ठीक है। अब ये केस फर्स्ट की तरह ही है, जिस प्रकार केस फर्स्ट में आपने n इज इक्वल टू 1 2 3 रखा था, ठीक इसी प्रकार n इज इक्वल टू 1 2 3 इधर रखेंगे। तो ये आ गया है मेरे पास इक्वेशंस नंबर 12, Cn इज इक्वल टू अल्फा डैश प्लस n-1 इनटू में बीटा डैश प्लस n-1 अपॉन n गामा डैश प्लस n-1 और इनटू में Cn-1। ये इक्वेशन नंबर 12 है, और साथ साथ याद रखना होगा क्योंकि अपनी मर्जी से माना है, तो वेयर 1 माइनस गामा प्लस एल्फा बीटा डैश इज इक्वल टू 1 माइनस गामा प्लस बीटा एंड गामा डैश इज इक्वल टू 2 माइनस गामा, ठीक है। तो इस इक्वेशंस को आप ध्यान में रखोगे। अब अपने को छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं, n इज इक्वल टू 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, और सिमिलरली हम एक रिजल्ट लिख देंगे जिस प्रकार से हमने केस फर्स्ट के अंदर रखा था, ठीक है। तो हम बोलेंगे नाउ पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 12 वी गेट। ओके भाई, रखिए n इज इक्वल टू 1, तो ये कितना आ जाएगा C1, ये कितना आ जाएगा अल्फा डैश प्लस 1 माइनस 1 बीटा डैश n की जगह 1 माइनस 1 n की जगह 1 गामा डैश n की जगह 1 और इनटू में C n की जगह 1। अब 1 से 1 काट दो, तो ये हमारे पास C1 कितना बचा अल्फा डैश, ये बचा बीटा डैश, और ये बचा 1 और ये गामा डैश, और 1 में से 1 गया C0। अब बताइए क्या मैं इसे पोचेम्बर सिंबल के रूप में लिख सकता हूं, तो आंसर आएगा यस, क्योंकि अल्फा डैश के क्या लगाऊंगा नीचे 1 छोटा कोष्टक लगा के, फिर इसी प्रकार बीटा डैश के क्या लगाएंगे 1 और 1 को क्या लगा देंगे फैक्टोरियल, और गामा डैश के भी क्या लगा देंगे 1, क्योंकि आपको पता है 1 तक का ही स्टेप रहेगी। हालांकि पोचेम्बर सिंबल क्या कहता है अल्फा n इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 चलते जाओ कहाँ तक n-1 तक। तो जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो ओनली अल्फा आएगा, आज अंदर डैश लगे हुए हैं तो सभी के आप डैश लगा लीजिए, बीटा डैश है गामा डैश है जैसा भी, ठीक है। और इनटू में क्या आ गया C0, इनटू में क्या आ गया C0। तो एक हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक इसी प्रकार हम n इज इक्वल टू क्या शिफ्ट करेंगे 2 शिफ्ट करेंगे। तो अगेन पुट n इज इक्वल टू 2, देखो मैं ये लिख देता हूं अगेन पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशंस 12 वी गेट। तो 2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा C2, n की जगह कितना आ जाएगा 2, बीटा डैश प्लस n की जगह 2,
यहाँ भी 2 आप नीचे लिखते रहना, और यहाँ भी 2, और n-1 यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, C2 डैश इज इक्वल टू, इससे कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, C2 इज इक्वल टू कितना बचेगा, अल्फा डैश प्लस 1 इंटू में बीटा डैश प्लस 1 और अपॉन में 2 में से 1 गया तो गामा डैश प्लस 1। ठीक है, और देखो 2 में से 1 गया 1, C1। अब ये C1 की वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर दो, तो C2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा डैश प्लस 1 इंटू में बीटा डैश प्लस 1 2 गामा डैश प्लस 1 इंटू में C1, और C1 कितना आ जाएगा, अल्फा डैश 1 बीटा डैश 1 और ये फैक्टोरियल 1 और गामा डैश 1। या इसको पोचेमर सिंबल की तरह सिंपल भी लिख सकते हो, ये अल्फा डैश है, ये हमारे पास बीटा डैश है, ये अल्फा डैश है, बीटा डैश है, क्योंकि इस इक्वेशन से ऊपर वाली आप देखेंगे नोट्स में लिखा हुआ तो 1 इंटू गामा डैश है और इंटू में C नोट है। अब आप बताइए अल्फा डैश इंटू अल्फा डैश प्लस 1, या एक स्टेप्स में और सोल्व कर लो, अल्फा डैश इंटू अल्फा डैश प्लस 1, और यह आ जाएगा बीटा डैश इंटू बीटा डैश प्लस 1, और नीचे ठीक इसी प्रकार 2 और गामा डैश और इंटू में गामा डैश प्लस 1 और इंटू में C नोट है, इंटू में C नोट है। ठीक है, अब पोचेमर सिंबल की हेल्प से इसे क्या लिख सकते हैं, C2 इज इक्वल टू अल्फा डैश की 2, ये आ जाएगा बीटा डैश की 2 और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और गामा डैश की 2 फैक्टोरियल आप ऐसे लगाइए या फिर आप ऐसे लगाइए, और इनटू में C नोट, और इनटू में C नोट, क्योंकि आप जानते हैं पोचेमर सिंबल 2 रखेंगे तो एक पीछे तक आना चाहिए, तो अल्फा डैश इंटू अल्फा डैश प्लस 1 इसको ऐसे लिखेंगे 2 लगा के। ठीक इसी प्रकार सिमिलरली बीटा डैश प्लस 1 को बीटा डैश 2 लिखेंगे और इसी को गामा डैश गामा करके लिखेंगे। इस वजह से हमको n-1 रखना पड़ा था, अदरवाइज स्टार्टिंग में हम 1 से 1 को कैंसिल कर देते, बट आगे चल के हमें पोचेमर सिंबल्स में एडजस्ट ही हो जाए। अब बताइए C1 आ गया, C2 आ गया, ठीक इसी प्रकार सिमिलरली क्या आ जाएगा, बताइए भाई, C1 आ गया, C2 आ गया, ठीक इसी प्रकार हमारे पास सिमिलरली क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा। तो आप ऐसे लिखोगे डैश 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 करके सिमिलरली हमारे पास Cn कितना आ जाएगा, तो देखो 1 में 1 1 1 1 लगे हुए हैं, 2 में 2 2 2 2 लगे हुए हैं, तो n में कितना आ जाएगा, n n आ जाएंगे। तो अल्फा डैश n पोचेमर सिंबल, बीटा डैश n फैक्टोरियल n और गामा डैश n। ध्यान देना फिक्स C नोट, फिक्स C नोट, तो n के अंदर भी क्या आ जाएगा, फिक्स C नोट, और साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि एक्चुअली अल्फा डैश क्या है, 1 माइनस गामा प्लस अल्फा, बीटा डैश क्या है, 1 माइनस गामा प्लस बीटा, एंड गामा डैश क्या है हमारे पास 2 माइनस गामा। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 30, इसे हम क्या मानेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 13। तो बिल्कुल रिजल्ट फर्स्ट और रिजल्ट सेकंड की आप साथ साथ कंपैरिजन करते चलना, जैसे स्टेप्स उसमें मूव होती थी सिमिलरली C1 C2 ठीक इसी प्रकार इसके अंदर हो रही है, बस आज अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश बदल के कुछ हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, फिर क्या किया था केस फर्स्ट में, ये वैल्यू उठाई और इक्वेशन नंबर 2 में शिफ्ट कर दिया। यस, इक्वेशन 2 आपके ध्यान में होनी चाहिए, जो फ्रोबिनियस ने माना था स्टार्टिंग में, y बराबर समेसन n बराबर 0 से इन्फिनिटी Cn x माइनस 0 की पावर n प्लस r। ठीक है, तो अब ये मैं 0 हटा रहा हूँ तो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ x की पावर n प्लस r, x की पावर n प्लस r आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप Cn की वैल्यू उठाइए और यहाँ से शिफ्ट कीजिए एज वेल एज लाइक केस फर्स्ट में। तो केस फर्स्ट में भी ऐसे रखा था और इसके अंदर भी ये रखा था। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Cn, द वैल्यू ऑफ ए Cn फ्रॉम 13 into equations 2 we get। ठीक है, तो रखिए क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और Cn की वैल्यू क्या है, अल्फा डैश पोचेमर सिंबल n, बीटा डैश पोचेमर सिंबल n, फैक्टोरियल n, गामा डैश पोचेमर सिंबल n और इनटू में C नोट।
और इनटू में x की पावर n प्लस, रुक जाइए एक बार, इनटू में x की पावर n प्लस r, और आपको पता है ये केस सेकंड चल रहा है, मैंने यहाँ से रफ कर दिया है, यहाँ केस सेकंड चल रहा है। r इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस गामा, तो प्लस r की जगह आप क्या करोगे 1 माइनस गामा, और साइड में लिख देना कि चूंकि r इज इक्वल टू 1 माइनस गामा केस सेकंड, ऐसे ही हमने केस फर्स्ट में लिखा था, वहाँ r 0 था तो हमने केवल x की पावर n करके छोड़ दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो जो स्टेप्स कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लो और बाकी को आप रहने दो ऐसा का ऐसा। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रही है, y इज इक्वल टू समेसन n बराबर 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है भाई, y बराबर 0 से, देखो ये समेसन n के लगा हुआ तो n इसमें है, नहीं ले सकते बाहर, इसमें है, इसमें है, एक तो c नोट ले लो। ठीक है, एक x की पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x की n इंटू x की 1 माइनस गामा, तो n पर ही तो डिपेंड है, 1 माइनस गामा पे डिपेंड नहीं है, तो ये आ जाएगा इंटू में x की पावर 1 माइनस गामा, और इंटू में क्या बचेगा समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एल्फा डैश की n, बीटा डैश की n, फैक्टोरियल n, गामा डैश की n, इंटू में सी नोट बाहर आई गए, ये बाहर आ गया, इंटू में क्या आ गया x की पावर n, वेयर, साथ साथ ये भी लिखते चलना, ये फिर से लिख देना कि वेयर एल्फा डैश इज इक्वल टू 1 माइनस गामा प्लस एल्फा, बीटा डैश इज इक्वल टू 1 माइनस गामा प्लस बीटा, एंड गामा डैश इज इक्वल टू 2 माइनस गामा, और इसे इक्वेशन नंबर 14 मानना। ठीक है, इसे आप क्या मानोगे इक्वेशन नंबर 14, और यही हमारे पास इक्वेशन 14 है, ये गॉस हाइपर ज्योमेट्री का फंक्शन से कहलाएगी। ओके, अब इसको देखो शॉर्टकट सिंबल में लिख सकते हो, कैसे, जैसे मैंने केस फर्स्ट में बताया था, सी नोट x की पावर 1 माइनस गामा को छोड़ दीजिए, कितने वेरिएबल्स हैं, सॉरी कांस्टेंट है 1 और 2, तो पहले तो आप फंक्शन का f लिखिए, ऊपर कितने हैं 1 और 2, तो इसके इस साइड में 2, नीचे केवल और केवल एक पोचेम्बर सिंबल के रूप में होना चाहिए, देखो ये पोचेम्बर सिंबल में 1 और ये 2, क्या है एक तो एल्फा डैश है और एक बीटा डैश है, तो इन दोनों के बीच में तो क्या आएगी सिंपल कोमा। अब नीचे स्टार्ट हो गया 1, तो यहाँ आप लगाओगे सेमी कोलन का साइन, सेमी कोलन का साइन गामा डैश, और फिर से x की पावर n को क्या लिखना है केवल x, यहाँ भी क्या लगेगा सेमी कोलन का साइन लगेगा, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन से 14, दोनों को एक साथ ही बोल देना इक्वेशन नंबर 14, वेयर, साथ साथ ये बहुत ध्यान में रखना है भाई, एल्फा डैश हमारे पास क्या है 1 माइनस गामा प्लस एल्फा, बीटा डैश हमारे पास क्या है 1 माइनस गामा प्लस बीटा, गामा डैश इज इक्वल टू क्या है 2 माइनस गामा, और ये इक्वेशन 14 है, यही क्या कहलाता है इक्वेशन से 14 इज नॉन एज, यस इक्वेशन 14 इज नॉन एज गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक, ये कहलाएगी हमारे पास गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस कहलाएगी, ना कि डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो हमारे पास अनुमान के आधार पे फ्रोबेनियस साइंटिस्ट द्वारा माना गया था। तो ये आंसर्स है हमारे पास केस सेकंड के लिए, यस ये आंसर्स है हमारे पास केसेस सेकंड के लिए। तो आप यहाँ तक ध्यान में रखोगे कि नीचे यहाँ 2 कब आएंगे, ऊपर 2 पोचेम्बर सिंबल्स हैं, 1 कब आएगा, नीचे एक पोचेम्बर सिंबल्स है, इनटू में फैक्टोरियल n होना चाहिए और x की पावर n, मतलब यहाँ जो समेशन में जाए। अब देखो इसी में कंपटीशन में क्या करता है, आप उतार लो, कंपटीशन में n की जगह r शिफ्ट कर देता है और x की जगह z शिफ्ट करके इसको उल्टा सुल्टा घुमा देता है। तो ये हमारे पास एक प्रकार से पोचेम्बर सिंबल से कहलाएंगे, और ये गॉस हाइपर ज्योमेट्री के फंक्शंस हैं, ना कि डिफरेंशियल इक्वेशंस। टॉपिक का नाम डिफरेंशियल इक्वेशंस है, बट ये हमारे पास क्या कहलाएंगे गॉस हाइपर ज्योमेट्री के फंक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो ये छोटी छोटी बात आपके याद होनी चाहिए। अब ये लेक्चर 2 हमारे पास है, या ये टॉपिक हमारे पास एक केसेस में पूरा हो गया है। यस ये टॉपिक है, ये हमारे पास एक केसेस के अंदर ही कंप्लीट हुआ है, दूसरे के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से यहाँ बताना चाहूँगा। एक्चुअली हमारे पास टॉपिक यहाँ से स्टार्ट था, x1 माइनस एक्स d2y बाई dx स्क्वायर प्लस गामा प्लस
एल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू अक्स माइनस का था, गामा माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू अक्स और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस एल्फा बीटा वाई इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। फिर हमने सिंगुलर पॉइंट के लिए ऐसे लिया था x 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज एक तो x इज इक्वल टू 0 आया और एक x इज इक्वल टू 1 आया। तो मैंने पहले भी बताया था लेक्चर 1 के अंदर, अब फिर से बोल रहा हूँ कि ये हमने मान के चले थे। सबसे पहले हमने ऐसे लिखा था कि लेट अस सपोज दैट, क्या लिखा था भाई, लेट अस सपोज दैट x इज इक्वल टू 0। फिर इस x इज इक्वल टू 0 को ध्यान में रखते हुए हमने सॉल्यूशन माना था फ्रोबेनियस इक्वेशंस द्वारा कि n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन x माइनस 0 की पावर n प्लस r, जिसको हमने इक्वेशंस नंबर 2 स्टार लिखवाया था। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टॉपिक हुआ है ये हमारे पास सिंगुलर पॉइंट x इज इक्वल टू 0 के लिए हुआ है। तो लेक्चर नंबर 1 और अब तक का ये लेक्चर नंबर 2, यानी मैं यही छोड़ूंगा इस लेक्चर को। ये दोनों तक आपके पूरे 10 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये है हमारे पास x इज इक्वल टू 0 के लिए। अब आगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स 3 या 4 दोनों बनाएंगे वो किसके लिए चलेगा, x इज इक्वल टू 1 के लिए। फर्क उसमें इतना आ जाएगा, बस इस 0 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो फिर से हम इक्वेशन 1 2 इसी प्रोसेस से चलने वाले हैं, समझ गए ना। यहाँ हमारे पास पहले प्रोसेस चल रही थी लेक्चर नंबर 1 से, आप देखोगे तो ये 0 x इज इक्वल टू 0 के लिए। अब हमें ऐसा कैसा मेथड दौड़ाना है x इज इक्वल टू 1 के लिए। दो लेक्चर इसमें बने 1 और 2, 2 लेक्चर इसके लिए बन जाएंगे 3 और 4, या फिर देखते हैं अगर एक लेक्चर में 60 70 और 90 मिनट तक आता है तो हो सकता है थर्ड में भी कवर हो जाए। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास है स्पेशल फंक्शंस। तो अगर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊं एग्जाम के अंदर, तो क्वेश्चंस हमारे पास आएगा कि स्टेट एंड प्रूव दैट, देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, स्टेट एंड प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन से केवल इतना आता है या ऐसे आ जाता है स्टेट की वजह प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शंस, इस वर्ड को भी छुपा लेता है। तो अगर केवल इतना आए तो आपको आंसर्स में बुक में, अगर आप PDF 5 साल के सॉल्यूशंस में देखोगे या बुक में देखोगे तो सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। तो इसका आंसर्स आप करके आओगे लेक्चर 1 प्लस लेक्चर नंबर 2 अभी तक। ठीक है, कभी कभार इसी एग्जाम्पल को क्वेश्चंस को थोड़ा सा उल्टा करके दे देता है, क्योंकि आपको देखो अब आंसर्स याद होने चाहिए कि कौन कौन से स्पेशल फंक्शंस हमने निकाले हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से स्पेशल फंक्शंस हमने निकाले हैं। तो केस फर्स्ट क्या था हमारे पास, देखो इसको वास्तव में ऐसे याद रखना है तो स्टैंडर्ड तरीके से रखेंगे। x इज इक्वल टू 0 के लिए, फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए 2 केसेस थे। केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट में r इज इक्वल टू 0 था, और केस सेकंड में हमारे पास क्या था, r इज इक्वल टू 1 माइनस गामा। इसके लिए हमारे पास आंसर कितना आया था, y इज इक्वल टू, बताओ याद करो, इसके लिए हमारे पास आंसर कितना आया था, ये C0, फिर f इधर 2 और इधर 1, तो मतलब ये एल्फा है, सिंपल बीटा है, 2 के बाद जस्ट सेमीकोलन लगेगा, ये गामा है और ये x है। ठीक है, ये हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन शायद था। केस सेकंड के लिए अभी हमने क्या निकाला है, ये शायद हमारे पास इक्वेशंस नंबर 11 मानी थी, आप देख लेना इक्वेशंस नंबर 11 निकलेगी। केस सेकंड के लिए क्या आया था हमारे पास आंसर, जो अभी अभी निकाला है C0 है और x की पावर 1 माइनस गामा, फिर वापिस से 2f1 और एल्फा बीटा, 2 तो ये आ गए, फिर सेमी कोलन गामा और x सेमी कोलन। फर्क क्या है, केस सेकंड में डैश लगा दो, डैश लगा दो, डैश लगा दो, वेयर, यस वेयर ये भी बताना पड़ेगा, एल्फा डैश इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 माइनस गामा प्लस एल्फा, बीटा डैश हमारे पास क्या होता है 1 माइनस गामा प्लस बीटा, गामा डैश हमारे पास क्या होता है 2 माइनस गामा। ठीक है, तो एक्चुअली ये आंसर आया है हमारे पास है फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए, ये हमारे पास इक्वेशन 11 है और ये हमारे पास इक्वेशन 14 है। ठीक है,
तो ये तो आए हैं हमारे पास x इज इक्वल टू 0 के लिए। तो ये दोनों ही इक्वेशंस यानी इक्वेशंस नंबर 11 एंड इक्वेशंस नंबर 14 इज नॉन एज गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शंस। फिर इसी प्रकार x इज इक्वल टू 1 के लिए दो इक्वेशंस हो रहेंगी, तो हम वो भी बताएंगे। लेक्चर 3 और 4 एक साथ होगा। तो 4x इज इक्वल टू 1 के लिए एक इक्वेशन इधर आ जाएगी और एक इक्वेशन इधर आ जाएगी। तो दो इक्वेशंस तो ये हो गई और दो इक्वेशंस वो हो जाएंगी। टोटल 4 इक्वेशंस ही हमारे पास गॉस हाइपरजोमेट्री के फंक्शंस कहलाएंगी। तो ये लेक्चर 1, 2 हो गया। इसी प्रकार आप देखना ना भूलिए लेक्चर 3 और 4 लेक्चर तक आ जाओगे तो आपके स्पेशल फंक्शंस बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस जैसे इस वाले सिस्टम्स में आएंगे तो हम बहुत ही स्पीड से करेंगे, क्योंकि हमारे को यहाँ का मतलब समझा दिया कि 1 और 2 तो बीच में कोमा, फिर चेंज होके तीसरा आएगा, फिर सेमीकोलन होके चेंज होगा। अगर इसको फुल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे भाई? देखो, इसको फुल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो ये C0 2F1 हटा के क्या आ जाएगा? समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो एक तो एल्फा पोचेम्बर सिंबल n, एक बीटा पोचेम्बर सिंबल n, और एक हमारे पास फैक्टोरियल n, एक गामा पोचेम्बर सिंबल n, और अक्स है तो अक्स की पावर n। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपको इसको ओपन करके लिखना है, इसको ओपन करके लिखना है तो क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू C0 x की पावर 1 माइनस गामा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये एल्फा डैश पोचेम्बर सिंबल n, बीटा डैश पोचेम्बर सिंबल n, फैक्टोरियल n, गामा डैश पोचेम्बर सिंबल n, और इनटू में x की पावर n, वेयर एल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज लेक्चर नंबर 2। तो दोनों लेक्चर्स 1 और लेक्चर 2 मिलके हमारे पास इस क्वेश्चंस का कंप्लीट का सॉल्यूशन हो जाएगा। कभी कभार क्या करता है, वो भूल गया एग्जाम में बताना, कि ऐसे बोलेगा प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ गॉस हाइपरजोमेट्री फंक्शंस इज, और कोई भी एक आंसर दे देगा। हो सकता है ऐसे दे दे कि C0 2F1 एल्फा बीटा, फिर सेमीकोलन गामा और सेमीकोलन x। तो अगर आपको इतना दे दे तो आपको समझ सकते हो कि हमको इस इक्वेशंस नंबर 11 तक ही छोड़ना है। अगर आपको ये वाला प्रूफ करने के लिए दे दे तो ये, और आगे 2 केसेस हो रहेंगे तो लिख के देगा तब तो पर्टिकुलर सिचुएशंस में करना, नहीं लिख के देगा तो आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास आधा पार्ट हो गया है किसका? गॉस हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम 2 इक्वेशंस निकाल के लेके आ चुके हैं। तो अभी तक हमारे पास इस टॉपिक्स को हम रफ नहीं कर सकते, क्योंकि अब एक पार्ट और बच गया है। ये सिचुएशंस किसके लिए चल रही थी? फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में आएंगे तो उसके हम लिए क्या पढ़ेंगे? फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए, और उसके अंदर भी 2 केसेस होंगे जिसका सॉल्यूशन हम लेके आएंगे। ठीक है, और साथ साथ इसके आंसर्स दोनों के कंपैरिजन में, चारों आंसर्स में एक साथ बता दूंगा कि इसको और इसको 2 और आ जाएंगे। x इज इक्वल टू 1 के लिए चारों को एक साथ कैसे याद रखा जाए, और हमें क्वेश्चंस में कैसा पता चलेगा कि कौन सा रिजल्ट्स हमें कहाँ अप्लाई करना है। तो वह जैसे ही क्वेश्चंस में आएंगे उससे पहले मैं आपको चारों रिजल्ट्स एक साथ याद करा दूंगा। अभी केवल 2 हुए हैं, चारों आमने सामने लिखेंगे तब आपका कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज हमारे पास इस लेक्चर नंबर 2 में, कि जिसके अंदर हमने गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शंस के 2 रिजल्ट सीखे, किस प्रकार के ये सिंबल हैं, पोचेम्बर सिंबल क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला वगैरह होता है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और देखो, कोशिश ये करो कि सेम प्रोसेस से आगे वाला लेक्चर 3 या आप स्पीड से मेरे आगे आने वाला लेक्चर नंबर 3 और 4 आप 2 गुना स्पीड से देखना, क्योंकि वहाँ x बराबर 0 है, x बराबर 1 से सेम प्रोसेस चलती हुई रहेगी और बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में, जहाँ हमारे पास गॉस हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखा हुआ होगा और फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई।